बच्चों, आज हम लोग लखनऊ समझौता के विषय में पढ़ेंगे। लखनऊ समझौता, जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास में, कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी के बीच एक बड़ा मतभेद हो गया था। और यह जो मतभेद हुआ था, इन दोनों मतभेदों को दूर करने का एक अच्छा अवसर था यह लखनऊ समझौता, संधि, ट्रेटी। लखनऊ समझौता जो था वह कांग्रेस के प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में लखनऊ में एक सेमिनार हुआ। उसी सेमिनार में नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी आपस में एक दूसरे की बातों से सहमत हुए। और यह समझौता कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि बीए एंट्रेंस हो चाहे बीएड एंट्रेंस हो, कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वह कब हुआ और किन के बीच हुआ। तो लखनऊ जो ट्रेटी थी 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच, गरम दल और नरम दल के बीच हुई थी। और इस समझौते का जो काम हुआ था लखनऊ सम्मेलन में हुआ था। ये लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत हुआ था। और इस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में किनके सहयोग से यह काम संपन्न हुआ, तो एनी बेसेंट व मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से, मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से ये लखनऊ समझौता हुआ। जिन्ना के सहयोग से यह समझौता हुआ। यह समझौता हुआ। लखनऊ अधिवेशन जो था, पूछा जाता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगर इसकी अध्यक्षता की बात आएगी तो हमें ध्यान देना होगा कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो विशेष तौर पर अरुणा आसफ अली का नाम आता है। अरुणा आसफ अली जो थे इस समझौते के अध्यक्ष के रूप में भी होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से इस सेमिनार, यह समझौता जो हुआ था लखनऊ सम्मेलन के अंतर्गत एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से यह हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल आपस में एकजुट हुए। तो अगर आ जाता है ये प्रश्न तो आपको यह ध्यान देना होगा कि कौन कौन कैसे ये समझौता हुआ, यह विशेष तौर पर आपको याद करना होगा। लखनऊ समझौते के बाद की बात अगर करा जाए तो एक और घटना होती है, होम रूल लीग। यह एक होम रूल लीग पार्टी है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। पूछा जाता है कि होम रूल लीग पार्टी की स्थापना कब हुई। तो 28 अप्रैल 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की। कभी कभी प्रश्न आता है कि मद्रास में कौन इसका फाउंडर था। होम रूल लीग पार्टी जो थी उसका मद्रास में कौन फाउंडर था। तो अगर पूना में आ गया कि पूना में किसने इस
स्थापना की। तो 28 अप्रैल 1960 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन अगर मद्रास पूछता है, मद्रास में किसने किया, तो मद्रास में एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग पार्टी की स्थापना की थी। ये हमें ध्यान रखना होगा। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था होम रूल लीग की पार्टी की स्थापना। यह हमें ध्यान देना होगा। तो पूना में किसने किया ये भी ध्यान रखना है, और बंगाल आपके मद्रास में किसने किया ये भी याद रखना है। तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी इन दोनों का न पूछकर आपका साथ में पूछ देता है कि होम रूल लीग पार्टी किसने स्टैब्लिश की, एक ही ऑप्शन में दे देता है एनी बेसेंट एंड गंगाधर, आपका बाल गंगाधर तिलक। तो आप दोनों को कर देंगे, जिस ऑप्शन में दोनों रहेगा वही ऑप्शन राइट होगा। लेकिन अगर ऐसे अलग अलग पूछता है कि व्हेन द एस्टैब्लिश्ड बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग, तो 28 अप्रैल 1916 वेयर, तो पूना में। एंड एनी बेसेंट ने कब इस्टेब्लिश करा, तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 वेयर, तो मद्रास में। और अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में है तो दोनों एक साथ में कर देंगे। यहां पर बच्चों ये भी ध्यान देना होगा कि बाल गंगाधर तिलक का कौन सा पुस्तक था और एनी बेसेंट का कौन सा पुस्तक था, ये आपको ध्यान देना होगा, इंपॉर्टेंट है। तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का नाम, की पत्रिका जो थी, ये याद रखिएगा, इनकी जो पत्रिका थी, एक थी मराठा, इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है केसरी। केसरी जो मराठा थी ये अंग्रेजी में थी, और ये जो केसरी है वो मराठी भाषा में थी। तो ये दोनों ही पत्रिका पूछी जाती है कि बताएं बालगंगा मराठा और केसरी किसकी पत्रिका है या किसकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक की है। और किस लैंग्वेज में है, तो मराठा जो पत्रिका है वो इंग्लिश में लिखी गई थी और केसरी जो है वो मराठी में लिखी गई थी। इसी तरीके से एनी बेसेंट ने भी लिखा था, इनकी भी अपनी पत्रिका है जो प्रसिद्ध है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का बता देता हूँ। एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट की पत्रिका जो है, एक है आपका न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, और एक है आपका कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। ये दोनों जो पत्रिकाएं हैं ये एनी बेसेंट की हैं बच्चों, पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो ये पत्रिका है। और हमें ध्यान देना होगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो स्लोगन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह स्लोगन बाल गंगाधर तिलक का ही है। बाल गंगाधर तिलक के विषय में एक बात और ध्यान रखें कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ जो हुई थी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम.के. गांधी स्टार्ट कर रहे थे 1 अगस्त 1920 में, उसी समय डेथ हुई थी। यानी एक तरफ उसी वर्ष बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई और उसी वर्ष ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात रही होम रूल लीग पार्टी के विषय में, जिसको हमने आपको बताया। कभी कभी एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन आता है, एनी बेसेंट से क्वेश्चन ये रहता है एनी बेसेंट से कि भारत की ये भारत क्या सीधे सीधे हम कह लें कांग्रेस पार्टी की पहली, कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष यही होती हैं आपकी एनी बेसेंट होती हैं। कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट होती हैं और ये 1917 में बनी थी। 1917 में अध्यक्ष बनी थी, यानी प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, अगर प्रश्न में आ जाए कि कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर आ जाए, तो यहां उत्तर बदल जाएगा। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे, अध्यक्ष, तो यहां पर आपको सरोजनी नायडू को करना होगा। ये 1925 में बनी थी। तो दोनों में अंतर है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी की पहली वोमेन प्रेसिडेंट सिर्फ पूछता है तो राइट आंसर एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, कलकत्ता सेमिनार में, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के। और अगर कांग्रेस पार्टी की पहली इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो कानपुर सेमिनार में कांग्रेस पार्टी के 1925 यानी 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूजनवश इसको गलत नहीं करेंगे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो होम रूल लीग से अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का होगा वो आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड पार्ट है। ये इसको हम गांधी युग के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे पूरा नाम, तो पूरा नाम इनका क्या था भाई, गांधी जी का? मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम, फुल नेम एम के गांधी का। इसी तरीके से यहाँ पर जो नेक्स्ट इनका है जन्म, बर्थ प्लेस इनका अगर पूछ देता है तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात पोरबंदर स्थान पर। हमें ध्यान देना होगा फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी एंड बर्थ प्लेस 2 अक्टूबर 1869। इस डे को वर्ल्ड 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे के रूप में 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का भी बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर को ही। तो 2 अक्टूबर का डेट जो है वो एम के गांधी का बर्थ होता है, जन्म होता है 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक प्लेस पर। एंड 2 अक्टूबर को वर्ल्ड वायलेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे भी है 2 अक्टूबर को, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी मदर नेम की बात करते हैं। माता का नाम, माता जो इनकी थी पुतली बाई, और पिता जो थे फादर नेम करमचंद गांधी, ये भी याद रखिएगा, करमचंद गांधी इनके फादर का नाम है। इनकी पत्नी का नाम, एम के गांधी के पत्नी का नाम, पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, इनकी वाइफ का नाम है। और इनके पुत्रों का नाम अगर देखें तो सबसे बड़ा पुत्र हरिलाल, दूसरा पुत्र मणिलाल, फिर तीसरा पुत्र रामदास,
फिर उसके बाद देवदास। यानी इस तरीके से देखा जाए तो कुल संख्या जो है इनके पुत्रों की कुल संख्या है आपके 4। पहला हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। ये 4 इनके पुत्र हैं। जो सबसे बड़ा पुत्र था वह हरिलाल था, जो हमने आपको बताया। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रारंभिक जानकारी है महात्मा गांधी के विषय में। और जानकारियां बताता हूं आपको यहां से एम.के. गांधी के विषय में। और जानकारियों में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी की जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी जो थी वो थी माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। यह मूल रूप से गुजराती लैंग्वेज में है और अंग्रेजी में भी लिखी गई है। इसका हिंदी होता है सत्य के लिए मेरे प्रयोग। इसका जो हिंदी होता है यही होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सत्य के लिए मेरे प्रयोग इसकी हिंदी है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है एम.के. गांधी की। और देखा जाए आगे इसमें इनकी प्रमुख पुस्तकें गांधी जी के प्रमुख पुस्तकें जो हैं, गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें जो हैं, वो जो सबसे पहली पुस्तक है वो है हरिजन, दूसरा है हिंद स्वराज, तीसरा है यंग इंडिया, फिर उसके बाद है नवजीवन। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको याद करना जरूरी है। हरिजन है, हिंद स्वराज है, यंग इंडिया है, नवजीवन है ना। ये पुस्तकें जो हैं ये सारे के सारे पुस्तकें इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने इसके पहले ऑटोबायोग्राफी इनकी बताई थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, वो है ही। और एक दक्षिण अफ्रीका में लिखा था पुस्तक, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। ये भी इनकी एक पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है। तो हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये सारी की सारी पुस्तकें जो हैं यह महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं और पूछी गई हैं। और ये कहाँ पर लिखी गई थी? ये वाली दक्षिण अफ्रीका में लिखा था उन्होंने, दक्षिण अफ्रीका में इसे लिखा था। पूछ दिया जाता है इसलिए याद रखिएगा। और ये वाली 1909 में लिखी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है गांधी जी से रिलेटेड वो है इनके आश्रमों से संबंधित। 2 आश्रम इन्होंने स्थापित किया था दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित हुआ था। 2 आश्रम, पहला है टॉलस्टॉय फार्म और दूसरा है फिनिक्स फार्म। पूछा जाता है कि टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म ये जो 2 आश्रम हैं ये कहाँ पर हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में है। और किसने स्थापित किया था? तो एम.के. गांधी ने स्थापित किया था। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद
कभी कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे। कितने आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसे अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको कि कब आए थे प्रश्न आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि एम के गांधी को चलती ट्रेन से दक्षिण अफ्रीका के मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर अंग्रेजों ने धक्के मारकर गिरा दिया था, फेंक दिया। गोरे काले रंग भेद नीति के कारण जो साउथ अफ्रीका में अंग्रेज थे, तो अंग्रेज जो थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मेरिट्सबर्ग नामक स्थान है, वहीं पर धक्का मार के एम के गांधी को ट्रेन से नीचे उतार दिया, फेंक दिया, एक तरीके से कह लीजिए। तो प्रश्न आता है, यह भी आप याद रखिएगा, और अगर आता है तो आप तुरंत का तुरंत इसको कर लेंगे। एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी जो थे किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा या केस लड़ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला कौन था? दादा अब्दुल्ला जो था वो एक व्यापारी था, और इसी का केस लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी इंडिया से गए थे। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि रंग भेद नीति शुरू हो गई थी वहाँ पे, और उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। प्रश्न आ जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कब की थी। तो व्हेन द इस्टेब्लिश्ड, तो 1894 में। और कब गए थे वहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। दादा अब्दुल्ला का एक मुकदमा था, एक केस था, उसी को लड़ने। तो ये भी अगर आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि वहाँ पे फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म भी स्थापित किया था। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी थी। और महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने 1915 में कैसर ए हिंद, ये उपाधि है, टाइटल है, कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। अगर प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेज़ों ने कैसर ए हिंद की उपाधि, जो टाइटल है, वो महात्मा गांधी को कब दी थी, तो 1915 में ये दी थी उपाधि। इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और कभी कभी आ जाता है कि एम के गांधी के पॉलिटिकल टीचर कौन थे। गांधी जी के
राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आप ध्यान रखिएगा, जब भी महात्मा गांधी का पॉलिटिकल टीचर अगर पूछा जाए, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर का नाम पूछा जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनके पॉलिटिकल टीचर का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं इसलिए इसे आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी के उपाधियों के विषय में बात करी जाए, उपाधियां इनकी कई उपाधियां थीं जो अलग अलग लोगों से मिली थीं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर, राष्ट्रपिता मतलब यहाँ पे अंग्रेजी में नेशन फादर कह सकते हैं, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे, वहाँ पे एक सेमिनार का संचालन कर रहे थे। 1944 की घटना है। उसी समय उन्होंने रेडियो पर से ही पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी, बापू की उपाधि दी थी। कभी कभी पूछ देता है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इसी क्रम में अगर बात करें तो विंस्टन चर्चिल नामक अंग्रेज था, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर को अंग्रेजी में निगेट मैन बोलते हैं या निगेट बैगर बोलते हैं। तो अर्धनग्न फकीर का टाइटल किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने, एक अंग्रेज था, उसने यह उपाधि दिया था महात्मा गांधी को। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो कि महात्मा गांधी की, जैसे कबीलाई लोग महात्मा गांधी को मलंग बाबा इस नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मलंग बाबा का टाइटल किसने दिया? तो कबीलाई एरिया के लोग, जो पश्चिमोत्तर प्रांत के क्षेत्र के जो कबीलाई क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में मलंग बाबा की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी, जो इम्पोर्टेंट है। तो उपाधियों में कई तरीके की उपाधियां हमने बताई। तो ये सारी जो उपाधियां हैं वो सब की सब उपाधियां आपको याद रखनी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं करनी है, सारे के सारे पूछे गए हैं। अब हम आपको कुछ बैक टू बैक एमके गांधी के मूवमेंट्स बताते हैं। कुछ मूवमेंट्स तो हमने अभी इसके पहले वाली क्लासेस में पढ़ाई भी है, लेकिन फिर भी आप एक क्रम से थोड़ा सा जानेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सही से काम करेगा। सबसे पहला मूवमेंट 1917 का चंपारण आंदोलन। अगर एमके गांधी का इंडिया में फर्स्ट मूवमेंट अगर देखें, कोई भी पहला मूवमेंट, ये फर्स्ट फार्मर मूवमेंट भी है एमके गांधी का इंडिया में, फर्स्ट किसान आंदोलन जिसे कहा जाता है, प्रथम किसान आंदोलन, और महात्मा गांधी के जीवन का भी भारत में पहला आंदोलन था। ये नील की खेती को लेकर यह आंदोलन चंपारण के फार्मर के द्वारा किया गया था, चंपारण के किसानों के द्वारा किया गया था। चंपारण ये जो क्षेत्र है ये बिहार में पड़ता है। ये वर्तमान समय में चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ के फार्मर से ज़बरदस्ती उनके खेतों में इंडिको बोलते हैं नील को अंग्रेजी में, इंडिको की एग्रीकल्चर कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। उस नील से जो उत्पन्न फूल होता था उसको सुखा के, उसको मिक्स करके, उसके पाउडर्स बना के उसको इंग्लैंड के मैनचेस्टर भेजा जाता था। वहाँ पर कपड़े की छपाई होती थी, कॉटन फैक्ट्री थी वहाँ पे, और रंगने में, उसे कलर करने के लिए ये इंडिको का प्रयोग किया जाता था। तो हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो वो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ के फार्मर से इंडिको का एग्रीकल्चर कराते थे। इसी बात को लेकर वहाँ के फार्मर बहुत नाराज़ थे। इंडिको का जो प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है वो बहुत नीचे तक जाती है। यूकोलिप्टस जैसे एनवायरनमेंट का शत्रु माना जाता है, पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है यूकोलिप्टस ट्री को, क्योंकि उसका भी जो रूट होता है वो एकदम धरती के नीचे तक जाता है और सारे पानी, वाटर को खींच लेता है। उसी तरीके से इंडिको जो है, ये प्लांट्स भी खेतों में लगातार उग जाने से खेतों का जो फर्टिलाइज गुणवत्ता होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है, वो नष्ट हो जाती थी। तो फार्मर्स ने इसके खिलाफ स्ट्राइक करा, विद्रोह किया, और इस विद्रोह को और हवा देने का काम वहीं के लोकल लीडर थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जाते हैं एम.के. गांधी से, लखनऊ में मिलते हैं और लखनऊ में उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिहार के चंपारण आएँ और बिहार के चंपारण आके फार्मर्स के लिए स्ट्राइक करें, आंदोलन करें। और महात्मा गांधी के जीवन का ये पहला मोमेंट होता है। महात्मा गांधी वहाँ पे पहुँचते हैं। 3 कठिया सिस्टम लागू था वहाँ पे। 3 कठिया सिस्टम का मतलब ये था कि 3/20 भाग पर नील की, यानी इंडिको की, नील की खेती करनी पड़ती थी, खेती करनी पड़ती थी इंडिको की। तो एम.के. गांधी ने जब वहाँ पे मूवमेंट किया तो सबसे पहले वहाँ के जो ये 3 कठिया सिस्टम, इसी को 3 कठिया पद्धति जो थी वह अंग्रेज़ों को समाप्त करनी पड़ी। और 3 कठिया पद्धति जब समाप्त हुआ तो जाके महात्मा गांधी का वहाँ मूवमेंट ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के जीवन का पहला ही मूवमेंट सक्सेस हो गया। और जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, बिल्कुल आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आनी है। तो चंपारण मूवमेंट इंडिया में एम.के. गांधी के द्वारा किया गया फर्स्ट फार्मर मूवमेंट था। चंपारण मूवमेंट के बाद एक और चंपारण मूवमेंट में एक चीज़ और पूछा था, कौन कौन मेंबर थे चंपारण मूवमेंट में। तो हमने जैसा बताया इसमें कई मेंबर थे, जैसे सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, ये भी थे। हमने बताया ये रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि कभी कभी आ जाता है कि महात्मा की टाइटल जो है एम.के. गांधी को किसने दिया, तो एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि, महात्मा का टाइटल चंपारण मूवमेंट के टाइम पीरियड में रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये याद रखिएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ये सारे के सारे मेंबर रहते हैं चंपारण मूवमेंट में एम.के. गांधी के साथ। चंपारण मूवमेंट के बाद जो न्यू मूवमेंट इंडिया में महात्मा गांधी का है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल
प्रश्न आता है कि पहली बार फास्ट यानी उपवास यानी भूख हड़ताल किस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किया था? तो ये अहमदाबाद फैक्ट्री लेबर फैक्ट्री मूवमेंट जो था, अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट जो था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था, जो 1918 में शुरू हुआ था, पहली बार इसी में उन्होंने अनशन किया, भूख हड़ताल की MK गांधी ने। और इसमें इस मिल मजदूर आंदोलन की एक बड़ी कॉन्सेप्ट रहती है। इसमें होता क्या है कि ये मिल मालिकों और मज़दूरों के बीच, मिल मालिक और मज़दूरों के बीच बोनस की बढ़ोतरी को लेकर ये मूवमेंट हो रहा था। प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी और उस प्लेग नामक बीमारी के समय में ढेर सारे मज़दूर जो वर्कर थे वो अपने घरों को जा रहे थे फैक्ट्री छोड़कर। तो मज़दूरों ने चाल चली और उनसे कहा कि जो यहाँ पर रुक कर काम करेगा उसे बोनस दिया जाएगा। तो मज़दूरों ने पैसे के लालच में वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया फैक्ट्रियों में। बाद में प्लेग जब समाप्त हुआ, ये बीमारी जब, ये डिजीज़ जब फिनिश हुई, तो मज़दूरों को वो बोनस देने से अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया। और इसी बात को, बढ़ा हुआ बोनस जो देने से इनकार कर दिया, इसी बात को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हुई। यहीं से जो कंपनी में काम करने वाले लेबर थे उन्होंने मूवमेंट कर दिया और इसका नेतृत्व, इसकी लीडरशिप MK गांधी ने किया। और फिर ये मूवमेंट बढ़ता ही चला गया और बाद में मूवमेंट बहुत तेज होने लगा तो 35% बोनस देना स्वीकार किया मिल मालिकों ने। कहा कि 35% जो बोनस है वो हम देंगे, लेकिन ये मूवमेंट क्या किया जाए, ये मूवमेंट समाप्त कर दिया जाए। और इस तरीके से ये मूवमेंट समाप्त हो गया। तो MK गांधी के जीवन का इंडिया में सेकंड ये सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। फर्स्ट चंपारण था और सेकंड अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट था। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो मूवमेंट है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ, जो सेकंड के बाद थर्ड मूवमेंट जो है वो खेड़ा मूवमेंट है। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन जो होता है ये भी 1918 में होता है और ये जगह है गुजरात। गुजरात में जो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मूवमेंट है, ये भी फार्मर मूवमेंट है। यहाँ पे भी इंडिको की एग्रीकल्चर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। यहाँ के किसानों ने भी चंपारण मूवमेंट के ही तर्ज पर अपने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट करा, खेड़ा मूवमेंट। और महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट का भी लीडर वो बने। और विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल यज्ञिक, इन सब के सहयोग से, चाहे विट्ठल भाई पटेल हों, वल्लभ भाई पटेल हों, इंदुलाल यज्ञिक हों, MK गांधी हों, ये सारे लोगों के प्रयास से ये मूवमेंट तेज हुआ। और ये मूवमेंट तेज हुआ तो अंततः किसानों का जो मांग था वह अंग्रेज़ों ने मान लिया और इस तरीके से यह आंदोलन भी महात्मा गांधी का सफल रहा। यहाँ पर भी जो नील की खेती की समस्या थी, जो इंडिको के एग्रीकल्चर की समस्या थी, वह समाप्त हो गई। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आता है तो यह ध्यान रखिएगा, आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से आगे चल के अगर देखा जाए तो एक और घटना होती है महात्मा गांधी के समय में, रॉलेट एक्ट, जिसके विषय में हमने बताया था गवर्नर जनरल पढ़ाते समय। 1919 में ये कानून एक है बना और इसका नारा था, स्लोगन था,
न अपील, न अपील, न दलील, न दलील और न वकील, न वकील। इसका ये नारा था, स्लोगन था रोल एक्ट का। रोल एक्ट एक कड़ा कानून था, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। इस कानून में, इस लॉ में ये रूल्स था कि बिना किसी एविडेंस के भी, बिना किसी सबूत के भी किसी भी रिवोल्यूशनरी को अरेस्ट किया जा सकता है। उनकी कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी, कुछ भी वो कहेंगे, कुछ भी दलील होगी वो नहीं सुनी जाएगी, और न ही वो लॉयर रख सकते हैं। अगर अंग्रेज़ों को उन पे संदेह है तो उनको ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया जाएगा। यह व्यवस्था इस कानून में। एक तरीके से महात्मा गांधी ने इस एक्ट को काला कानून कहा, ब्लैक रूल कहा, काला कानून का संज्ञा दिया रोल एक्ट को। और इस कानून के अंतर्गत दो कांग्रेसी लीडर को, एक का नाम है सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे का नाम था डॉक्टर किचलू। ये दोनों कांग्रेसी लीडर होते हैं। इनको बिना किसी कारण अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, इनको मारना पीटना शुरू किया। इनके गिरफ्तारी के विरोध में पूरे पंजाब और अन्य क्षेत्रों में जनता ने विद्रोह कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया, जगह जगह दंगे होने लगे। अंग्रेजों ने बहुत कट्टरता से इस कानून को पालन करवाया, जिसको चाहती उसको इस कानून के अंतर्गत उठा लेती थी। इसी कानून के अंतर्गत डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, जो दो कांग्रेसी लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को 1990 में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। वो क्या घटना थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इंसिडेंट जो था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। किसके विरोध में हुआ था? यही मैंने बताया था ना, रोल एक्ट में आपके डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उसी के विरोध में एक शांति मार्च जनता निकाली थी। ये शांति मार्च कहाँ आई? ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई। इस जुलूस के, इस शांति मार्च जो जुलूस निकाल रही थी, उसके सारे मेंबर्स अमृतसर के जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए। और उस इकट्ठी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। अब हमें ध्यान देना होगा, जब जनरल डायर ने गोली चलवा दी इस इकट्ठी भीड़ के ऊपर, तो क्या हुआ? इस इकट्ठी भीड़ के ऊपर जनरल डायर ने ये जो गोली चलवाई, तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बहुत सकरी गली थी, बहुत रूट जो निकलने का था बहुत छोटा था, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, और जहाँ से निकलना था वहीं मेन गेट से ही गोलियाँ चलवाई जा रही थी। इसीलिए कई लोगों की डेथ हो गई, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और मारे गए। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा उसमें। इस जलियांवाले कांड के विरोध में इतनी जनसंख्या मारी गई, इतनी भीड़, जो निर्दोष जनता के ऊपर गोलियां चलाई गईं। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया, जो भारतीय थे। और इस पूरे इवेंट का, इस पूरे इंसिडेंट का जांच करने के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमेटी गठित की।
और उस हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें जनरल डायर को हीरो ठहराया गया, उसे बहुत बड़ा दोषी नहीं माना गया और उसे वीरता पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार भी दिया गया और देकर उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में उसका जांच हुआ और उसमें पाया गया कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, घायल हुए थे और इसमें जनरल डायर पूर्ण रूप से दोषी था। इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए नाइटहुड की उपाधि जो थी उनको अंग्रेजों के द्वारा मिली थी, उस उपाधि का त्याग कर दिया, जिसको सर की उपाधि भी बोलते हैं। नाइटहुड या सर की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों से मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि का त्याग कर दिया, इसे लौटा दिया अंग्रेजों को इस जलियांवाले इंसिडेंट के विरोध में। यह हमें ध्यान देना होगा। 13 मार्च सन 1940, 13 मार्च 1940 में उस जलियांवाले बाग इंसिडेंट का ही गवाह सरदार उधम सिंह थे। सरदार उधम सिंह ने क्रिश्चियन का वेश धारण करके लंदन के कैंस्टन हॉल में वो पहुंचे। उस बूढ़े जनरल ओ डायर को उसी कैंस्टन हॉल में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था जब वो अपने बाइबिल में पिस्टल रख कर गए थे वो, और उसी समय उसको गोली मार देते हैं और इस तरीके से जलियांवाले इंसिडेंट का उन्होंने बदला लिया। तो हम कह सकते हैं, अगर प्रश्न आता है कि लेफ्टिनेंट जनरल ओ डायर को गोली किसने मारी लंदन में, तो लंदन के कैंस्टन हॉल में शूट करा था सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को। ये ध्यान रखिएगा। और ये वही जनरल ओ डायर था जिसने निर्दोष जनता के ऊपर जलियांवाले इंसिडेंट में गोलियां चलवाई थी। तो ये जलियांवाले बाग हत्याकांड का ये पूरा का पूरा प्रकरण था बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। जलियांवाले इंसिडेंट के बाद की बात अगर की जाए तो खिलाफत मूवमेंट एक था जो अक्सर पूछा जाता है। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन अक्टूबर महीने में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे शौकत अली और अहमद अली। ये दोनों भाई थे, शौकत अली और अहमद अली। इन दोनों ने, या अहमद की जगह कभी कभी मोहम्मद अली दे देता है, मोहम्मद अली, इन दोनों ब्रदर्स ने, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ब्रदर्स ने इस मूवमेंट को इंडिया में स्टार्ट करा था। रीज़न क्या था स्टार्ट करने का? टर्की देश का, जिसको हम तुर्की बोलते हैं, टर्की देश का खलीफा था जो होता था, उसे ही संपूर्ण विश्व के मुस्लिम देश के लोग अपना धर्मगुरु मानते थे। जो टर्की का सुल्तान था उसी को अपना धर्मगुरु मानते थे। ब्रिटेन ने तुर्की को अपने कब्जे में कर लिया और तुर्की के सुल्तान के सारे राइट्स छीन लिए। जब सारे राइट्स छीन लिए गए तो वर्ल्ड के जिन जिन देशों में मुसलमान कौम थी उन सारे मुसलमान कौम के द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ आंदोलन होने शुरू हो गए। तो हमारे इंडिया में मुसलमानों का नेतृत्व अपने खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए मूवमेंट करना शुरू किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। और खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस प्रकार से यह आंदोलन बढ़ ही रहा था, तभी इंग्लैंड ने देखा कि बहुत तेज़ी के साथ ये मूवमेंट हर जगह हमारा विरोध हो रहा है, तो उन्होंने तुर्की के खलीफा के अधिकारों को वापस कर दिया। इस तरीके से इंडिया में ये मूवमेंट रुक गया, यानी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी किसने किया था,
स्टार्ट किसने किया था, क्यों हुआ था, तो हमने सारे के सारे रीजन्स आपको बताए हैं। हमने इस असहयोग आंदोलन, आपको इसके बाद होता है असहयोग आंदोलन। हमने इसके विषय में आपको बताया ही था कि ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को एम.के. गांधी ने किया था। और इस आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको बोलते हैं, इस आंदोलन में यही एम.के. गांधी ने कहा था कि अंग्रेज़ों के द्वारा, चाहे उनके सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हों, उनके यहाँ वकील जो काम कर रहे हों, उनके जो कपड़े हों, उनका जो व्यापार ट्रेड हो, उन सब का बहिष्कार करना है, सब कुछ उनका यूज़ नहीं करना है। और जब हम उनका ट्रेड नष्ट कर देंगे, व्यापार नष्ट कर देंगे, तो वो अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा ही बात एम.के. गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत किया था। सक्सेस भी हुआ, लेकिन 5 फरवरी हमने बताया है पिछली कक्षा में, 5 फरवरी 1920 को 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। और चौरी चौरा इंसिडेंट क्या होता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रिवोल्यूशनरियों का एक जत्था जा रहा था, और वहाँ पर जब गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर, पुलिस स्टेशन पर ये युवा दल पहुँचा, तो वहाँ के कुछ 23 से 24 पुलिसकर्मियों को वहीं के थाने में बंद करके आग लगा दी। और आग लग जाने के कारण क्या हुआ कि सबके सब जल के मर गए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी को यह घटना अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अहिंसक हो गया, अहिंसक से हिंसक हो गया है। इसीलिए 12 मार्च सन 1922 को महात्मा गांधी ने ये आपका 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन बंद करने की घोषणा हुई। एम.के. गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, आगे चल के 6 साल की सजा हुई, लेकिन बीमारी के कारण 1924 में वो रिहा हो गए गांधी जी। आंदोलन तो बंद हो गया, गिरफ्तारी के बाद 1924 में रिहा हुए, और वहीं एकमात्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र मीटिंग के प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बने 1924 में। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव सेमिनार कांग्रेस का जो हुआ था, इसी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। उनके जीवन का एकमात्र अधिवेशन है, इसीलिए पूछा भी जाता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किया था, उन्होंने सेमिनार किया था, तो वह सेमिनार था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जब वो वहाँ से रिहा हुए जेल से उसी समय। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको ध्यान देना होगा। चौरी चौरा इंसिडेंट ये इम्पोर्टेंट है, नॉन कोऑपरेशन हमने आपको बताया ही दिया है। और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद एक और घटना आती है जिसके विषय में आप प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। 1 जनवरी 1923 को, ये ध्यान रखना है। और 1 जनवरी 1923 को हुई कहाँ पर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। हमें यह ध्यान देना होगा कि स्वराज पार्टी व्हेन दे एस्टेब्लिश्ड तो 1 जनवरी 1923 प्लेस इलाहाबाद एंड फाउंडर मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और पूछा भी जाता है, स्वराज पार्टी जो थी ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बनी थी। ये दोनों जो लीडर हैं, ये दोनों लीडर कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक नया पार्टी बनाते हैं, और इसका नाम ही स्वराज पार्टी होता है।
स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानमंडल के सेंट्रल असेंबली के इलेक्शंस भी लड़ती है और इस इलेक्शन में स्वराज पार्टी के लोगों की जीत होती है। ये आपका सेंट्रल असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल असेंबली के जो अधिवेशन है, इस असेंबली के अधिवेशन में विट्ठल भाई पटेल प्रेसिडेंट भी बनते हैं। सेंट्रल असेंबली के अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनते हैं, विधानमंडल का अध्यक्ष जो चुना जाता है वह कौन बनता है? वह विट्ठल भाई पटेल बनते हैं। पूछा गया है प्रश्न स्वराज पार्टी से, यह याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो ये हमें ध्यान रखना है, अक्सर पूछ दिया जाता है और कभी कभी पूछ देता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। ये भी आपको याद रखना है। स्वराज पार्टी के बाद हमने बीच में बताया ही था साइमन कमीशन के विषय में बता ही चुका हूँ मैं, इसको अभी तो पढ़ना नहीं है यहाँ पे, हम अगली क्लास में आपको बताए हैं साइमन कमीशन के विषय में। साइमन कमीशन के बाद की जो घटना होती है वह होती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जारी की थी। अक्सर पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने जारी की थी, तो नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने जारी की थी, ये याद रखिएगा। 1928 में किया था और कम समय में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाया था। सारे पार्टियों की सहमति से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये चैलेंज था मोतीलाल नेहरू को एक अंग्रेज का। बर्कनहेड एक अंग्रेज था, बर्कनहेड, उसने चैलेंज किया था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए। तो मोतीलाल नेहरू ने सभी दलों की सहमति से एक नेहरू रिपोर्ट जारी किया था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। ये भी हमें ध्यान देना होगा। इसी तरीके से एक और आगे चल के एक अधिवेशन होता है 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेमिनार अधिवेशन, ये ध्यान रखना होगा। इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न आएगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये हमें ध्यान देना होगा। और ये पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, ये इसके अध्यक्ष, ये अपनी अध्यक्षता में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंट की मांग की थी। पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंट की मांग किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो की थी वह किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस सेमिनार में? कांग्रेस के। तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर सेशन में उन्होंने ये मांग की थी और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे रात्रि में तिरंगा झंडा भी फहराया था। और उसी दिन 26 जनवरी को फर्स्ट स्वाधीनता डे भी मनाया। तो पहला स्वाधीनता दिवस जो इंडिया का है 26 जनवरी को मनाया गया था 1930 में, ये भी याद रखिएगा। और यही 26 जनवरी, यही 26 जनवरी आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब यही पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाना शुरू कर दिया। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखिएगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमने आपको बताया ही था सविनय के विषय में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमने पिछले ही क्लास में आपको बताया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये शुरू हुआ था आपका 1930 में, हम बता चुके हैं इसके विषय में। गांधी इरविन पैक्ट, ये भी पिछली क्लास में हमने बताया है, ये हुआ था 1931 में।
गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन जो है ये भी हमने आपको बता दिया है, ये भी पूछा जा चुका है। तीनों गोलमेज सम्मेलन हमने आपको बताया है, इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम आपको बताते हैं कि ये गांधी जी के जितने इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो सारे के सारे हमने आपको समझाए हैं, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, गोलमेज हो। तो आगे के जो पार्ट हैं वो हम अगले न्यू क्लास में बताते हैं आपको।